अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास एकेडमी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंट्री टेस्ट सीरीज़ के वीडियो नंबर 8 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के दो चैप्टर्स को, एसी सर्किट और एटॉमिक फ़िज़िक्स। ठीक है, इससे पहले जो है हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो है डिफरेंट चैप्टर्स को, सेकेंड ईयर के डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं उसके हम डिस्कस कर चुके हैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ये इंपॉर्टेंट जो है मैंने आप लोगों के लिए पास्ट पेपर्स और न्यू बुक के एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट से बनाए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो, और अगर आप लोगों को सिर्फ SIVT के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग इस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो क्रैश कोर्स बनाए हैं मैंने और पास पेपर जो हैं वो भी आप लोग चाहें तो मेरी वीडियो की जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQs है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर प्रोड्यूस ड्यू टू। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो प्रोड्यूस होता है क्यों, किसकी वजह से? मोशन ऑफ न्यूक्लियस, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनर्जी लेवल्स, स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो मैं 10 सेकंड्स का जो है वो स्पेस दूंगी, तब तक आप लोग जो है वो इस MCQs के आंसर को सेलेक्ट कर दें। उसके बाद जो है MCQs में इसी तरह से फिर मैं आंसर की एक्सप्लेनेशन दूंगी कि इसका जो ये आंसर है वो क्यों है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास है, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। ऑप्शन बी जो है वो है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। हमें पता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो किस तरह से बनता है, जब जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने हायर एनर्जी लेवल्स और जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स तक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इमिट करते हैं फोटॉन्स को। ठीक है, और जब जो है वो लोअर से हायर की तरफ जाते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं फोटोन को। ठीक है, तो ट्रांजिशन जब होती है ना इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, ठीक है, ये बोहर्स का मॉडल है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है मूव होते हैं फिक्स एनर्जी लेवल्स के साथ। ठीक है, जब वो जंप करते हैं तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, फोटोन को इमिट होने की वजह से एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अ कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम कंटेन, हमारे पास स्पेक्ट्रम होते हैं, कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम किससे बनता है? ओनली फ्यू लाइंस, सेपरेट ब्राइट लाइंस, ऑल वेवलेंथ कंटिन्यूसली, ओनली एक्स रेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है। ठीक है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कैसे होगा, उसमें जितनी भी वेवलेंथ होंगी ना वो गैप्स के बगैर होंगी। ठीक है, जिस तरह से जो है वो हमारे पास सनलाइट होता है, जिस तरह से वो प्रिज्म में से गुजरता है तो वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, जितनी भी वेवलेंथ होती हैं उन सब की जो है वो कंटिन्यूस होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑल वेवलेंथ्स आर कंटिन्यूस। अगर देखें फ्यू लाइंस बन जाएंगी ना, अगर ऑप्शन ए है ओनली फ्यू लाइंस, अगर फ्यू लाइंस की बात करें तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ठीक है, और अगर ब्राइट सेपरेट लाइंस की बात की जाए तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है, और एक्सरे तो है ही नहीं, एक्सरे तो इस ऑप्शन का हो ही नहीं सकता। थर्ड MCQ से, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, बोहर का जो मॉडल हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे होते हैं पूरे अपने सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो सॉरी, तो वो जो है वो कैसे मूव कर रहे होते हैं, रैंडम पाथ में, फिक्स एनर्जी लेवल में, स्ट्रेट लाइन में, या स्पाइरल पाथ में? करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, फिक्स्ड एनर्जी लेवल। बोहर ने क्या प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, ठीक है, अपने सर्कुलर पाथ में विथ फिक्स एनर्जी के साथ। अब एक एनर्जी होती है उनकी जो फिक्स्ड होती है, उसमें वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर रैंडम पाथ की बात की जाए तो वो रदरफोर्ड का मॉडल था कि रैंडम एटम जो है वो इमिट हो रहे होते हैं। स्ट्रेट लाइन तो वो पॉसिबल ही नहीं है, और स्पायरल पाथ जो है ना, स्पायरल पाथ में इलेक्ट्रॉन जब लॉस करते हैं ना एनर्जी कंटिन्यूसली तो वो स्पायरल पाथ में मूव करते हैं। ठीक है,
ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का हमने ऑर्बिट पढ़ा था, उसमें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो है ना प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, रेडियस जो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, n के साथ, n स्क्वायर के साथ, 1/n के साथ, या 1/n स्क्वायर के साथ। बहुत ही सिंपल है। तो इसको देखें इस तरह से, हमने रेडियस ऑफ जो nth ऑर्बिट होता है ना वो हमारे पास क्या होता है n स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के साथ, ठीक है, n स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर जो है वो हमारे पास रेडियस जो है वो बढ़ेगा, रेडियस को अगर हमने 2 कर दिया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, डबल हो जाएगा इसका, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर की वजह से डबल हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास n स्क्वायर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट होता है और एक एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के, वो क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही सिंपल है ये तो, एक बुक की लाइन की तरह है, हमने ये जो है इसके अलावा हमने एक फॉर्मूले में भी देखा था। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, देखिए इसका पहले हमें फॉर्मूला बता देती हूँ। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, कहाँ जा रहे हैं, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फोटोन को, इमिट्स करते हैं फोटोन को, लॉस करते हैं चार्जेस, स्टॉप करते हैं मूविंग। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं हायर से लोअर की तरफ, ठीक है, हायर से लोअर हायर से लोअर की तरफ जाना होता है, मतलब देखें हाई एनर्जी, यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक हाई लेवल में, इसको जाना है नीचे, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना इस लेवल की कुछ ना कुछ फिक्स एनर्जी होगी, इस ठीक है लो लेवल की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अगर इसकी 4 है, सपोज करें 4 है, और यहाँ पर जो ये जिस लेवल में है उस एनर्जी उसकी है 8, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ जाने के लिए इसको 4 तक आना पड़ेगा, तो इसको अपनी 4 एनर्जी जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी ताकि इसकी 4 हो जाए अब, और ये फिर ये इस स्टेट में रह सके। इसी की एग्जांपल इस तरह से देखें, अगर ये लोअर में था, ये इलेक्ट्रॉन लोअर में था और इसको अगर ऊपर जाना है, तो अभी इसके पास 4 है और इसको और कितने चाहिए, 4 फोटॉन्स और चाहिए ताकि ये 8 हो जाए और फिर ये इस लेवल पर फॉल कर सके, ठीक है। तो अगर ऊपर से नीचे आना है तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और अगर नीचे से ऊपर जाना है तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या होगा, यहाँ पर इमिट करनी पड़ेगी, इसको फोटॉन्स इमिट करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज एंडिंग एट n इक्वल्स टू 1 इज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज हमने पढ़े थे, बामर, पास्चन, लेमन, ब्रैकेट, पीफर्न, ठीक है, ये सारी जो सीरीज हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पढ़ी थी वो एंड होती है एट n इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल्स टू 1 कौन सा सीरीज होती है, बामर होती है, पास्चन होती है, ब्रैकेट होती है, पीफर्न होती है, ये लेमन होती है, ठीक है। तो इसकी एक जो है ना एक ट्रिक थी, पहले आप लोग सोच लें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसकी तो ये एक ट्रिक थी, ला भाई पिज़्ज़ा बिस्मिल्लाह पढ़, लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड, ये जो है ना एक ट्रिक थी, इसको एक निमोनिक था इसको याद करने का। तो एल लेमन, बामर, पी से पी फॉर पीफंड, बी फॉर ब्रैकेट और सॉरी पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड, ठीक है।
तो इसमें जो है हमारे पास लेमन सबसे n1 कौन सा आ रहा है, लेमन आ रहा है, तो इसका n=1 कौन सा हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर हमसे पूछा जाता कि थर्ड सीरीज कौन सी है, तो हम ये जो है सेकंड सीरीज पूछते तो हम बोलते हैं बामर है, ठीक है। इसी तरह से फोर पूछते तो हम ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास लेमन, बामर, पास्ट टेंस, ब्रैकेट और प्रीफिक्स। अगर थर्ड पूछते तो हम ब्रैकेट कहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद होना चाहिए कि लेमन जो है वो कौन सी जो है वो रेडिएशन स्पेक्ट्रम के लिए क्या एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रा वायलेंट। लेमन जो है वो अल्ट्रा वायलेंट करता है, बामर जो है वो विजिबल रेडिएशंस को करता है, बाकी जो है वो इंफ्रारेड करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो तीन है वो इंफ्रारेड को करते हैं, ये जो है वो विजिबल लाइट करता है, और वन वाला जो है वो अल्ट्रा वायलेंट को करता है, ठीक है। बामर सीरीज लाई मेनली इन, ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा, बामर सीरीज किस में लाया करता है, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव रीजन, गामा रीजन। बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पास जो बामर सीरीज, मैंने अभी पिछले आपको बताया था कि एक ट्रिक थी, ला भाई पिज़्ज़ा बिस्मिल्लाह पर, ठीक है। तो इसके हिसाब से बामर जो है वो किस में आ रहा है, n=2 में आ रहा था, और मैं इस सबसे पहला वाला क्या करता है, अल्ट्रा वायलेंट, और सेकंड वाला क्या कर रहा था, विजिबल रेडिएशन, विजिबल रीजन में फॉल कर रहा था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, आयनाइजेशन एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की होती है वो क्या होती है, 3.4 होती है, 13.6 होती है, 1.51 होती है, या 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बहुत ही सिंपल है। आयनाइजेशन एनर्जी मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप लोग जो है वो अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये भी बताना था कि अगर जो है आप ये जो है एमसीक्यूज आप लोग किस तरह से जो है इस सीरीज़ को फॉलो करें। आप लोग जो है, मैं हर 4 दिन के अंदर जो है मंडे और थर्सडे को जो है हफ्ते में 2 दिन जो है वो चैप्टर्स की वीडियोस को अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो उसके दरमियान आप क्या कर लें, आप जो है अपनी अपनी बुक की जो है अच्छे से उस चैप्टर को रीड करें, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो फिर जो उसके बाद जो है इस जो मैं टेस्ट सीरीज़ के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैं अपलोड करती हूँ उसको एज अ टेस्ट कंडक्ट करें, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको अपने कॉन्सेप्ट और आप लोगों को अपने नंबर्स भी पता चल जाएंगे, आपके कितने नंबर्स आए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग की जो है कितनी प्रिपरेशन है। तो आयनाइजेशन एनर्जी पहले सबसे पहले होती क्या है, आयनाइजेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। एक ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव कर देना, मतलब इसको यहाँ से निकाल देने को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कितनी एनर्जी होनी चाहिए, अगर एक हाइड्रोजन एटम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो वो होती है, हमें पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एक्सरे प्रोड्यूस होती है कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड इन स्ट्राइक टारगेट। इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट होते हैं और फिर अपने टारगेट से स्ट्राइक करते हैं, मतलब उससे कोलैप्स करते हैं। फोटोन स्टॉप मूविंग, फोटोन जब रुक जाते हैं मूव करना। एटम बिकम्स न्यूट्रल, जब एटम न्यूट्रल हो जाता है। लाइट इज रिफ्लेक्ट, जब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है ना, हमने एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हाई वोल्टेज के साथ जो है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हाई वोल्टेज के साथ एक्सिलरेट किया जाता है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा उसकी एक्सिलरेशन स्पीड बढ़ाई जाती है। फिर वो जो है जाके एक मेटल की प्लेट को हिट करते हैं, अपने टारगेट मेटल को हिट करते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो उनकी होती है ना, उनकी जो यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी कन्वर्ट हो जाती है एक्स रेज की शक्ल में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन आर एक्सिलरेटेड एंड स्ट्राइक टारगेट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डिपेंड ऑन, जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, एक्सरे की, वो किस पर डिपेंड करती है, टारगेट मटेरियल एंड एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटी।
तो मैंने अभी आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया था कि अगर वेवलेंथ जब एक्सरेज की जो वेव प्रोड्यूस किस तरह से होता है, तो उसकी वेवलेंथ जो है ना वो डिपेंड करती है अपने टारगेट मटेरियल पर और उसको कितना ज़्यादा वोल्टेज से एक्सेलरेट किया गया है, ठीक है, उस पर, और अपनी जो मेटल की जो टारगेट प्लेट है ना उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेजर लाइट हमने पढ़ा था वो क्या होती है, इनकोहेरेंट होती है, कोहेरेंट होती है, रैंडम होती है या अनपोलराइज ओनली। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, कोहेरेंट, ठीक है। हमने पढ़े थे इसकी 4 फीचर्स होते हैं लेज़र के। कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोम मतलब एक ही कलर की होती है, हाईली डायरेक्शनल मतलब अपनी डायरेक्शन से बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड होती है, ठीक है, और जो है वेरी इंटेंस, उसकी शिद्दत जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई होती है, ठीक है। तो ये इसकी 4 क्वालिटीज़ होती हैं लेज़र की। तो यहाँ पर हमारे पास कोहेरेंट का ऑप्शन था, तो हमें पता चला हम कौन सा लगाएंगे, इनकोहेरेंट और कोहेरेंट के दरमियान कोहेरेंट लगाएंगे। स्टिमुलेटेड इमिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, स्टिमुलेटेड इमिशन जो होता है वो किस पर रिस्पॉन्सिबल होता है, रेडियो एक्टिविटी पर, लेज़र प्रोडक्शन पर, एक्सरे एब्सॉर्प्शन पर, या न्यूक्लियर डिके पर। सबसे पहले इसको समझने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि लेज़र रेडियो स्टिमुलेटेड इमिशन क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर हम लेज़र की फुल फॉर्म देखें, लेज़र LASER, लेज़र इज़ नॉट अ वर्ड, इज़ एब्रीविएशन ऑफ सम वर्ड्स, ठीक है। तो लेज़र जो है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है उस क्या होता है, एक स्टिमुलेटेड इमिशन होती है ना, रेडिएशन को स्टिमुलेट करते हैं और उसके बाद जो इमिशन होती है रेडिएशन की, उसकी लाइट को एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है। मतलब स्टिमुलेटेड इमिशन जो होती है ना वो प्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिकल फोटोन, सेम फोटोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लेज़र कहते हैं। तो स्टिमुलेटेड इमिशन के जरिए क्या क्या बना इसमें से, रेडियो एक्टिविटी नहीं, एक्सरेज एब्जॉर्प्शन नहीं, न्यूक्लियर डिके नहीं, तो लेज़र प्रोडक्शन इज करेक्ट। The process in which atom absorb photon and electron move upward is, वो प्रोसेस जिसमें एटम जो है एब्जॉर्ब करते हैं फोटोन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को और मूव करवाते हैं अपवर्ड, इज emission, एब्जॉर्प्शन, आयनाइजेशन और रिफ्लेक्शन। ऑप्शन MCQs 14 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें एटम एब्जॉर्ब करते हैं फोटोन और इलेक्ट्रॉन को और अपवर्ड जाते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन ही प्रोसेस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू MC², इज इक्वल टू HV, इज इक्वल टू IR, इज इक्वल टू QV²। तो इसका आप लोग पहले जो है MCQ सेलेक्ट कर लें। तो MCQ 15 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, हमें पता है जो है वो E इज इक्वल्स टू HF या E इज इक्वल्स टू HV होता है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू HF मतलब H फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट और F फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई फोटोन एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और ये इसकी करेक्ट फॉर्मूला है। If an electron fall from n third orbit to n second orbit, the atom, ठीक है, बहुत इजी है। क्या कहा जा रहा है कि फॉल कर रहा है, थर्ड से सेकंड में जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, एमिट करेगा एनर्जी, बिकम्स आइंस, लूजेस फोटोन। बहुत सिंपल है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब हमें थर्ड ऑर्बिट से अगर उसको सेकंड ऑर्बिट की तरफ जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, उसके अपनी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा अपने रेडिएशंस को, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हमारे ऑप्शन बी। इन बोहर्स मॉडल हमने पढ़ा है, एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का वो किस पर होता है, कंटिन्यूस होता है, क्वांटाइज होता है, जीरो ऑलवेज या इनफाइनाइट होता है।
MCQ 17 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्वांटाइज। बोहर मॉडल में जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्वांटाइज होता है। अब कैसे होता है देखिए, बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि सॉरी, ओके, बोहर्स का जो है हमारे पास एक मिनट, बोहर्स को सेकंड पोस्टुलेट, हाँ सेकंड पोस्टुलेट की बात कर रहे थे। सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, अपने रिवॉल्व करेंगे अपने ऑर्बिट में, ठीक है। वेयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, जहां पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी में होना चाहिए। मतलब इसके अलावा हमने इसी पोस्टुलेट में फॉर्मूला देखा था, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम के स्पेसिफाई बता रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफाई वैल्यू को बता रहे हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होना चाहिए, एक क्वांटिटी में होना चाहिए, एक स्पेसिफाइड। द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन इज प्रोड्यूस इन ट्रांजिशन। मोस्ट एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक प्रोटोन प्रोड्यूस होते हैं इन ट्रांजिशन। किस ट्रांजिशन में, फोर्थ से थर्ड में, थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में, फिफ्थ से फोर्थ में, सबसे ज्यादा एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। तो आप लोग इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। देखें, फोटोन जो है ना एनर्जी, फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल्स होती है, दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो क्या होंगे अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी, वो भी हाई होगी। तो अगर वो सेकंड से फर्स्ट में जाएंगे, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया उनके पास। वैसे अगर देखा जाए कि सबके डिफरेंस तो सेम आ रहे हैं, फोर्थ से थर्ड 1 आएगा, थर्ड से सेकंड 1 आएगा, सेकंड से 1 आएगा, फिफ्थ से फोर्थ 1 आएगा, ठीक है। लेकिन जो है उनका अगर हम देखें कि इसकी जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट में जाएगी, ठीक है। एक्सरे है शॉर्टर वेवलेंथ देन, एक्सरे की जो है वो वेवलेंथ शॉर्ट होती है किससे, गामा रेज से, विजिबल लाइट से, इंफ्रारेड से, या रेडियो वेव से। MCQs 19 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है विजिबल लाइट। किस तरह से विजिबल लाइट है, देखिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या था, लॉन्ग वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। जबकि रेडियो और माइक्रोवेव अगर उसमें देखें तो रेडियो वेव होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, विजिबल होती हैं, अल्ट्रावायलेंट और एक्सरेज और फिर गामा रेज होती हैं। तो एक्सरेज की क्या हुई, वेवलेंथ सबसे कम हुई, क्योंकि अगर हम इसकी, मैं आपको क्या बताई थी कि रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेंट और फिर एक्सरेज आती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हुआ, जो है वो हमारे पास विजिबल, तो किसका जो है वो एक्सरे की किससे कम हुई, अल्ट्रावायलेंट से, ठीक है। लेकिन अल्ट्रावायलेंट का ऑप्शन नहीं है, तो अल्ट्रावायलेंट के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, विजिबल आ रहा है, तो हमारे पास विजिबल करेक्ट आया, ठीक है। एक्सरे की फिर किससे ज्यादा शॉर्ट हुई वेवलेंथ, विजिबल से। अगर हमारे पास अल्ट्रावायलेंट का ऑप्शन होता तो हम अल्ट्रावायलेंट लगाते, ठीक है। तो ये सीरीज आप लोग याद रखें। अ लेजर बीम डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट बिकॉज इट इज ए, लेजर बीम जो है वो डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी लाइट से, क्यों, क्योंकि वो वीक होता है, कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक होता है, विजिबल होता है, स्लो होता है। मैं आप लोगों को 4 पॉइंटर्स जो है लेजर्स के डिफाइन कर चुकी हूँ। अब आप लोगों के लिए इजी हो जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इसकी 4 ऑप्शंस में लेजर जो है वो कोहेरेंट होती है और मोनोक्रोम, एक ही कलर की होती है और बहुत ही ज़्यादा कोहेरेंट होती है।
The lowest energy state of hydrogen atom is called lowest energy atom state जो है वो हाइड्रोजन एटम की, उसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, आयनाइज स्टेट या फ्री स्टेट। बहुत ही सिंपल है। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास MCQs नंबर 21 का ग्राउंड स्टेट। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट को हम ग्राउंड एनर्जी कहते हैं और हायर एनर्जी को एक्साइटेड कहते हैं। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी बिकम जीरो, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में चला जाता है। फ्री फ्रॉम एटम, एटम से फ्री हो जाता है, मतलब कहीं और चला जाता है। एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पर चला जाता है। या एब्जॉर्बिंग एनर्जी, या एनर्जी जो है वो खींचने की, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या है, आप लोग पहले डिसाइड कर लें। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फ्री फ्रॉम एटम, एटम से फ्री हो, एटम से जो है वो फ्री हो जाएगा। देखिए सिंपल बात है इसकी। देखिए हाइड्रोजन का जो वो अगर हम बात करें, ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी होती है, ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है अभी, ठीक है, तो मतलब उसमें के पास कोई जो है बाउंड न्यूक्लियस से बाउंड करने की एनर्जी है ही नहीं। ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन अगर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, अगर एनर्जी बिल्कुल 0 हो गई, ठीक है, तो अब वो फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा अपने एटम से। अगर नेगेटिव एनर्जी हुई, मतलब इतनी एनर्जी हुई, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी और वो अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएगा। लेकिन अगर एनर्जी है ही नहीं, कुछ भी, कुछ बाउंड करने के लिए, कुछ खींचने के लिए है ही नहीं, तो वो एटम से फ्री हो जाएगा। द पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो कौन सा पार्टिकल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का? फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, न्यूक्लियस। MCQs नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? फोटॉन फोटॉन ऑप्शन इज करेक्ट। किस तरह से फोटॉन है देखें, पूछा जा रहा है द पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए कौन से पार्टिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लाइट और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कंसिस्ट होती हैं पार्टिकल्स पर, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोन। ये जो है हमारे पास जिस तरह से हम इसको इस तरह से देखें, E इज इक्वल्स टू HV। जितनी भी लाइट होती है, ये जितनी भी मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वेव्स और लाइट किस पर डिपेंड करती है? फोटोन पर डिपेंड करती है। तो इस वजह से, एक सेकेंड, मैंने प्रोटोन लगा दिया इसमें, सॉरी, फोटोन में बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फोटोन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फोटोन। ठीक है, फोटोन पर डिपेंड करती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, तो वो उनके पास तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो कैरी ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए फोटोन हुई। लेजर एक्शन इज बेस्ड ऑन, लेजर का जो एक्शन है वो किस पर बेस करता है? स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, न्यूक्लियर रिएक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही सिंपल है। लेजर की अगर आप लोगों को फुल फॉर्म पता होगी तो आप लोग इजीली कर लेंगे। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन। लेजर प्रोड्यूस किससे होता है? स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन से। MCQ 25 है एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा प्रूव दैट, एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो क्या प्रूव करता है? एनर्जी लेवल्स आर कंटिन्यूस, एनर्जी लेवल आर डिस्क्रीट, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी फॉर एवर, इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेशनरी रहते हैं। न्यूक्लियस हैज नो चार्ज, न्यूक्लियस के पास कोई चार्ज नहीं होता। सिंपल है। 25 MCQs नंबर 25 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी लेवल्स। अगर ये किसकी लाइन स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है ना, ये देखिए इस तरह से लाइन में होगा, कंटिन्यूस ये होता है, कोई गैप्स नहीं होता, वो उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। अगर लाइन स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो इसमें एनर्जी लेवल्स जो है ना डिस्क्रीट होते हैं, मतलब उनके दरमियान ये गैप्स होते हैं इस तरह से। AC मीन्स करंट डेथ,
हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन, AC का मतलब होता है वो करंट जिसकी कांस्टेंट डायरेक्शन हो। चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो पीरियोडिकली, मतलब पीरियड वाइज। हैज़ जीरो वोल्टेज, जिसका वोल्टेज जीरो हो। कैन नॉट फ्लो इन सर्किट, जो सर्किट में फ्लो ही नहीं कर सकता। बहुत ही सिंपल है। MCQs नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन आप लोग पहले डिसाइड कर लें। तो MCQs नंबर 26 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चेंजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पेरियोडिकली। हमने एक पढ़ा भी था, ठीक है, ये इस तरह से वेव्स का पढ़ा था, ठीक है, कि AC की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। वो करंट जो सॉरी एक सेकेंड, ये इस तरह से नहीं बनेगी, इसकी वेव इस तरह से बनती है, ठीक है। ये देखिए, ये ऑल्टरनेट कर रहा है, ठीक है, ये इसकी जो है गैप्स को यहाँ पर फिल करेगा, ठीक है। सॉरी, ये एक होता है और एक ये होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये क्या हुआ? डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये DC हुआ और ये AC हुआ। तो AC में हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पेरियोडिकली चेंज हो रही होती है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, ठीक है, तो उसको हम AC सर्किट कहते हैं। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, P इज इक्वल्स टू वी आई, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास MCQs 27 का। थोड़ा हम जल्दी कर लेते हैं फास्ट ट्रैक में क्योंकि टाइम बहुत ही अप हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट क्या है? पीक मैक्सिमम वोल्टेज है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी या उसको कहते हैं, टी जो है वो टाइम होता है, ठीक है। इसको हम या फिर इसके अगर हम करंट की बात की जाए तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी। ये भी अगर करंट पूछा जाए तो ये फॉर्मूला, अगर वोल्टेज पूछा जाए तो वो होगा। RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज की क्या होगी? अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, V नॉट है या V नॉट अपॉन रूट 2 है, 2V नॉट है या 0 है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास V नॉट अप ओवर रूट 2, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी किसके रेसिप्रोकल, ठीक है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक जो है वो इन्वर्सली होता है। तो रेसिप्रोकल और इन्वर्सली एक ही बात है। तो वो किसके रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी? रेजिस्टेंस के, टाइम पीरियड के, करंट के या वोल्टेज के? MCQs नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास टाइम पीरियड। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू 1/T, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसके इन्वर्सली हुई? टाइम पीरियड के इन्वर्सली हुई, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इन प्योर रेजिस्टेंस AC सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर। प्योर अगर रेजिस्टेंस इन AC सर्किट वोल्टेज और करंट की बात की जाए तो वो क्या होती है? 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, इन फेज होती है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है, या रेंडम होती है? सॉरी। तो प्योर रेजिस्टर की अगर बात की जाए जिसमें वोल्टेज और करंट जो है वो रीच करते हैं मैक्सिमम तक, फेज डिफरेंस उसमें क्या हो जाता है? फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ? इन फेज, ठीक है। मैक्सिमम होने की वजह से इसका फेज डिफरेंस जो है वो 0 हो जाता है। In pure capacitor circuit, current, large voltage, lead voltage equally 0 and is constant. तो प्योर कैपेसिटर सर्किट में करंट क्या होता है? MCQs नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लीड्स वोल्टेज। वोल्टेज को लीड करता है। देखिए, इन कैपेसिटर करंट जो है ना रीच करता है मैक्सिमम को, वोल्टेज को, लेकिन बिफोर वोल्टेज। करंट जो है ना मैक्सिमम तक रीच करता है लेकिन वोल्टेज से पहले, ठीक है। फेज डिफरेंस फिर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इन प्योर इंडक्टर सर्किट करंट, प्योर इंडक्टर जो है सर्किट में करंट क्या होता है? लीड्स वोल्टेज, लैग्स वोल्टेज, हैज नो रिलेशन, बिकम्स DC।
तो जो हमें इसमें क्या होगा, लैग्स वोल्टेज, एक लीड्स वोल्टेज होता है, एक लैग्स वोल्टेज होता है, ठीक है। लीड्स वोल्टेज में हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और लैग्स वोल्टेज में हमारे पास क्या होता है, लैग्स में भी हमारे पास 90 डिग्री ही बन रहा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें जो है पहले वोल्टेज पहले जाता है, इसमें जो है करंट पहले जाता है, ठीक है। उसमें वोल्टेज पहले जाता है और इसमें नहीं, उसमें जो है करंट पहले जाता है, ठीक है। इसमें इसमें जो है ना, लीड्स में करंट पहले जाता है और लैग में वोल्टेज पहले जाता है, ठीक है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज, इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, एक्सएल इज इक्वल टू आई आर, एक्सएल इज इक्वल टू वी अपॉन आई आर। ये मुझे पता है कुछ एमसीक्यूज जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग इसको लीड लैग इस सब को, ये कॉन्सेप्ट जो है न्यू बुक के हैं, तो आप लोग उसको जो है वो रिमेम्बर कर लें, ठीक है। तो ये सिंपल फार्मूला हम आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, ओमेगा एल के। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो एसी को क्या करती है, अपोज करती है, मतलब एसी के खिलाफ काम करती है, ठीक है। तो अगर हम देखें, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, फिर कैपेसिटिव रेजिस्टेंस में क्या होगा, अगर इंडक्टिव रेजिस्टेंस की बात की जाए तो एक्सएल अपॉन ओमेगा एल, और अगर कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो भी क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि वो उसको अपोज करती है, ठीक है। एसी सर्किट को, करंट को जो है वो अपोज करती है, तो ये इसकी क्या होगा, ये इनवर्स में आएगा इसका रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का यूनिट क्या है, ये पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज आ चुका है। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस हेनरी, फेराड, ओहम्स, वॉट। रिएक्टेंस का जो है हमारे पास यूनिट है वो होता है ओहम्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इम्पीडेंस इन आरएलसी सर्किट इज, ठीक है, उसमें इम्पीडेंस मतलब रुकावट जो होती है ना, वो क्या होती है सर्किट में, एक्स जेड इज इक्वल टू आर प्लस एक्सएल, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल ओवरऑल स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू वी एल टी। तो इम्पीडेंस ऑफ डोम का आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सारे आप लोगों को फॉर्मूले जो है वो याद रखने पड़ेंगे। रेजोनेंस अक्कर, रेजोनेंस कब होती है, जब जो है वो एक्सएल जो है वो ग्रेटर हो जाए एक्स सी के, ठीक है। मतलब देखें, एक्सएल जो है ना वो बढ़ जाए एक्स सी के, एक्स सी जो है वो बढ़ जाए एक्सएल के, एक्सएल बराबर हो जाए एक्स सी के। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंध बोर्ड का एमसीक्यूज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखें, अगर एक्स रेजोनेंस जो है ना, ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाते हैं, मतलब उनकी रिएक्टेंस जो होती है ना वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। और इम्पीडेंस जो है ना वो मिनिमम हो जाती है, ठीक है। और करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस ज़ीरो, इम्पीडेंस कम हो जाती है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। ये उस कंडीशन की बात की जा रही है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पर, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, वोल्टेज या करंट। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास किस पर डिपेंड करती है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारे रेजोनेंस किस पर डिपेंड कर रही है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है हमारे पास इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर, मतलब इन दोनों के। ये थोड़ा गंदा हो गया, मैं इसको साफ कर देती हूँ।
1/2 पाई अंडर रूट एल और सी। तो एल और सी क्या है हमारे पास? एल और सी जो है हमारे पास इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एट रेजोनेंस इम्पेडेंस ऑफ सीरीज RLC सर्किट इज। तो 1039 MCQs कर रहे हैं। रेजोनेंस इम्पेडेंस ऑफ सीरीज RLC सर्किट में जो है वो रेजोनेंट इम्पेडेंस क्या होती है? मैक्सिमम, मिनिमम, इनफाइनाइट या जीरो। ठीक है, तो MCQs नंबर 39 जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, मिनिमम। ऑप्शन बी कैसे है? देखिए, अगर रेजिस्टेंस होगी ना, अगर रेजिस्टेंस रहेगी, ठीक है, तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव में। अगर इम्पीडेंस कम हुई, तो मैंने पहले भी बताया था कि इम्पीडेंस, पीछे बताया था यहाँ पर कि इम्पीडेंस अगर कम हुई तो करंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये रहा, अगर इम्पीडेंस कम हुई तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? अगर रेजोनेंस इम्पेडेंस ऑफ सीरीज सर्किट में है, ठीक है, रेजोनेंस एट रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस है तो इम्पेडेंस ऑफ सीरीज सर्किट क्या, सीरीज RLC क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑल्टरनेट हुआ। AC पावर इज गिवन बाय, AC पावर गिवन बाय P इज इक्वल्स टू VI cos थीटा, P इज इक्वल्स टू IR, P इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, P इज इक्वल्स टू QV। MCQ 40 जो है ये पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है, सॉरी पावर फैक्टर का नहीं है ये हमारे पास AC पावर का जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है वो है हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन हमारा है इसका P इज इक्वल्स टू VI cos थीटा। ठीक है, तो इसमें V जो है वो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। ठीक है, और I जो है रूट मीन स्क्वायर करंट है, और जो थीटा है वो हमारे पास फेज एंगल है। ठीक है, ये दरअसल जो फॉर्मूला है ना, P इज इक्वल्स टू VI से ही आया है। ठीक है, लेकिन जो है हमारे पास पावर सर्किट की बात की जाए, AC सर्किट की बात की जाए, तो वो V जो है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, और करंट हमारे पास एक स्पेशल करंट होता है, रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, पावर फैक्टर जो है वो क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास पावर फैक्टर जो है ना, क्या होता है? हमारे पास पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा के बराबर। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम अगर होगा तो 1 और मिनिमम होगा तो 0। इन कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, हीट में या साउंड में। तो हमें पता है कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन इंडक्टर एनर्जी इज स्टोर, वो कैपेसिटर की बात थी, अब इंडक्टर की बात की जा रही है कि इंडक्टर में फिर एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट या चार्ज। तो हमारे पास इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में होती है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। फेजर डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करती है एटॉमिक स्ट्रक्चर को, फेज रिलेशनशिप को, न्यूक्लियर रिएक्शन को या रेजिस्टेंस ओनली को। तो फेजर डायग्राम हमारे पास फेज रिलेशनशिप को, वोल्टेज, करंट और इन दोनों के दरमियान जो फेज एंगल होता है ना उसको डिफाइन करती है, रिप्रेजेंट करती है। 45 है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इंडक्टिव रेजिस्टेंस। अगर इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है तो क्या डिक्रीज होगा? क्या होगा? एक्सेल का क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इफेक्ट ही नहीं आएगा कोई भी, या फिर मैक्स 0। हमें पता है एक्स एल किसके बराबर होता है? 2πf। तो इससे लिखना बहुत मुश्किल है। एक्स एल जो है वो बराबर है 2π, ठीक है, F/L, सॉरी FL। तो हमारे पास एक्सएल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया? फ्रीक्वेंसी के, और जो है हमारे पास एक्सएल के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। ठीक है, तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी अगर हो रही है तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस में एक्सएल भी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज एक्सेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 46। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। तो हमने एक्स सी का फॉर्मूला पढ़ा था, वो एक दूसरे के क्या था, इन्वर्स था। ठीक है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू हुई। एक्स एल का जो है ना वो डायरेक्टली है और एक्स सी का जो है ना वो इन्वर्सली है। इन आर एल सी सीरीज सर्किट मैक्सिमम करंट अकर, मैक्सिमम करंट्स कब होता है, रेजोनेंस पे, जीरो फ्रीक्वेंसी पे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पे, या नो वोल्टेज पे? एमसीक्यूज थोड़े मुश्किल हैं, मुझे पता है, मुझे ना जो है वो अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन आप लोगों की जो न्यू बुक है एसी सर्किट में वो सारे इसी के हैं और इसी फॉर्मूलेस वगैरह से। एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्सी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अगर करंट मैक्सिमम है तो रेजोनेंस भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और सॉरी अगर करंट मैक्सिमम है तो रेजोनेंस भी होगी। ठीक है, अ रेजिस्टर इन एसी सर्किट कंज्यूम, एक रेजिस्टर जो है एसी सर्किट में वो क्या कंज्यूम करता है, रियल पावर, नो पावर, ओनली रिएक्टिव पावर, मैग्नेटिक एनर्जी? एमसीक्यूज नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन है रियल पावर। एक रेजिस्टर जो है ना वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंज्यूम कर रहा है रियल पावर को, मतलब इलेक्ट्रिकल हीट को कन्वर्ट, हीट जो है वो एक रियल पावर है उसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, SI यूनिट फ्रीक्वेंसी का क्या है, वोल्ट्स, हर्ट्ज, ओहम्स, टेस्ला। फ्रीक्वेंसी का तो यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एसी सर्किट आर वाइडली यूज बिकॉज दे अलाउ इजी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, नो एनर्जी ट्रांसफर, नो करंट फ्लो, ओनली हीटिंग इफेक्ट। तो जो है एसी सर्किट जो है वो वाइडली यूज होता है क्योंकि वो इजीली वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर हमारे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है एसी सर्किट और एटॉमिक फिजिक्स के कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है वो केमिस्ट्री बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे आई गेस। ठीक है, क्योंकि हम बायो का सपोर्टिंग मूवमेंट डिस्कस कर चुके हैं, फिजिक्स भी हो गया हमारे पास। तो अब जो है वो हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लें और इसके बाद जो है इसी तरह से हम जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम जो है वो चैप्टर्स को हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो मेरी वीडियोस में से SIUTs के जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के 5 पेपर जो हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी जो है वो यूनिवर्सिटी की अपडेट आएगी तो मैं वो भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। इस वक्त जो है वो FNS का टेस्ट के जो है वो एडमिशन्स ओपन है। इसके अलावा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो कॉलेज है यारी, वहाँ पर भी DPT और डी फार्मेसी वगैरह के जो है वो और डिफरेंट BS के प्रोग्राम्स के जो है एडमिशन्स ओपन है। तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग वो भी चाहें तो देख लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पर भी चाहें तो जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई, मैं आप लोग पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जो क्यूरीज हैं उनको रिजॉल्व करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।